Welcome to everybody. We are today going to discuss dark reaction या light independent reaction। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैं पिछले दिन की वीडियो का या पिछले दिन के लेक्चर का रिकैप दे रहा हूं। इसमें आप एक चीज देख रहे हैं कि मैं पुनः आपको क्लोरोप्लास्ट की संरचना दिखा रहा हूं और उसमें प्रमुखता से स्ट्रोमा को दिखा रहा हूं। वैसे मैंने ग्रेनम, थैलाक्वाइडल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट को भी दिखाया है। एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम को जोड़ता हुआ स्ट्रोमा लैमेली उसे भी दिखाया। उससे ऊपर की ओर एरो दे करके मैं ये दिखाना चाह रहा हूं, यह फिगर इंसेट में है कि यह जो थैलाक्वाइडल मेम्ब्रेन जो स्टैक होकर ग्रेनम बनाते हैं, देख रहे हैं कि उस पर सनलाइट पड़ रहा है, वाटर उसके अंदर जा रहा है और ऑक्सीजन नीचे की तरफ निकल रहा है तथा इससे एटीपी और NADPH का निर्माण हो रहा है। यह बातें जो आप देख रहे हैं यही लाइट रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहलाता है। आप देख भी रहे हैं फिगर। अब यह लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो लिंक है फोटोसिंथेसिस के दूसरे रिएक्शन जिसे आप लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जिसे हम आज जानने जा रहे हैं। तो डार्क रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग यही समझते हैं कि डार्क रिएक्शन के द्वारा सुगर यानी हेक्सोज का उत्पादन होता है और यह हेक्सोज का जो उत्पादन है वो किस प्रकार हो रहा है। तो संक्षेप में आप देख रहे हैं कि यह एटीपी और NADPH इन्वॉल्व हो रहा है। बगल में साइकिल बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। एक कंपाउंड RUBP लिखा हुआ है जो RUBP CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है, प्राइमरी एक्सेप्टर है और एक्सेप्ट करने के बाद 3PGA, ये 3PGA कहने का मतलब 3 मॉलिक्यूल PGA नहीं, फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड, जिसके तीसरे नंबर पर क्या है, फॉस्फेट लगा हुआ है। वास्तविकता ये है यहाँ कि RUBP 5 कार्बन का कंपाउंड है और कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन का कंपाउंड है। इसलिए निश्चित तौर से PGA जो 3 कार्बन का कंपाउंड है उसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ये 3 कार्बन का कंपाउंड जो सबसे पहली बार बन रहा है, इसलिए इस साइकिल का नाम C3 साइकिल होता है और इसको इन्वेंट करने वाले केल्विन साहब, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में देखा कि आज का टॉपिक है केल्विन बेंसन साइकिल। और ये 3 कार्बन का कंपाउंड जो फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड बनता है, इसलिए इसका नाम क्या है, C3 साइकिल। वैसे यह साइकिल जिन पौधों में केवल और केवल चलता है उन्हें हम C3 प्लांट कहते हैं, जो आगे की ओर आप जानेंगे। खैर, दूसरी बात आप यहाँ ये देखना चाहते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ सबस्ट्रेट है और सुगर प्रोडक्ट है, इसलिए इसका नाम है कार्बन फिक्सेशन साइकिल या कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन साइकिल। खैर, यह हमारी इंट्रोडक्शन आज की थी। अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे और हम लोग क्या देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन यानी C3 साइकिल या केल्विन साइकिल। आगे के स्लाइड पर ध्यान दें। अब आप डार्क रिएक्शन देख रहे हैं, स्क्रीन पर ध्यान दें। यहां पर ऊपर लिखा हुआ है द डार्क रिएक्शन, जिसकी चर्चा अभी हम लोगों ने की। वहां पर हम लोगों ने कुछ पॉइंट लिखा है जो काफी मार्वेलस है, क्योंकि इस पॉइंट को इसलिए हमने बनाया है कि आपको अलग से नोट बनाने की जरूरत नहीं है। रिडक्टिव कन्वर्शन ऑफ CO2 into carbohydrate, that is called dark reaction. Process is powered by
ATP and NADPH, the CO2 fixation pathway has several names. The reductive pentose phosphate pathway, या C3 pathway, या photosynthetic carbon reduction cycle, या Calvin cycle. आप हमसे ये पूछ सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए? उसके लिए नीचे लाइन दिया हुआ है, CO2 इंटर द प्लांट थ्रू पोर ऑन द लीफ सरफेस कॉल्ड स्टोमाटा. अब आगे की बात देखें. आपके स्लाइड के एक तरफ मैंने केल्विन साइकिल का सिंपलेस्ट वर्जन दिया है. यह सिंपलेस्ट वर्जन आपके कंसेप्ट को बनाने के लिए है. आपकी एनसीईआरटी किताब में जो फिगर दिया है उसी को हमने काफी सिंप्लीफाई किया है. अगर ध्यान देंगे तो इस एक फिगर से आप सारे सवाल बना सकते हैं. हमने पिछले फिगर में एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, यहां हम 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं और ये 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड 3 मॉलिक्यूल RUBP के साथ कंबाइन करेगा. अब इसको कंबाइन कराने के लिए एक एंजाइम रुबिस्को की आवश्यकता होती है और ये रुबिस्को क्या करता है तो कार्बन फिक्सेशन कराता है, जिसे हम लोग कार्बोक्सिलेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस एंजाइम का नाम ही होता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. इसका नाम ऑक्सीजनेज भी है, यह बात हम लोग आगे बोलेंगे. तो पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन या कार्बन फिक्सेशन, दूसरा स्टेप आप देख रहे हैं रिडक्शन, तीसरा स्टेप रीजनरेशन. तो आपने देखा पहला कार्बोक्सिलेशन, और कार्बोक्सिलेशन के द्वारा बनेगा क्या PGA, और जब PGA एसिड का रिडक्शन होगा तो वो एल्डिहाइड बनाएगा, और एसिड से एल्डिहाइड बनने के दरमियान आप देखते हैं कि 6 ATP और 6 NADPH खर्च होता है. तो ये खर्च जो हो रहा है आपका, ये देखें, इस खर्च में आपने देखा कि ये 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हुआ है. वास्तव में ये खर्च 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना होगा 12 ATP और 12 NADPH+H+. तो अगर इतना हम लोग खर्च करेंगे तो हम एक मॉलिक्यूल शुगर बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल हेक्सेज, एक ग्लूकोज बनाएंगे, और इस प्रकार बाकी जो होगा वो रीजनरेट करके पुनः RUBP बना देगा. तो तीसरा रीजनरेशन ऑफ RUBP स्टेज देख रहे हैं. लेकिन यहां भी 3 ATP खर्च हुआ है, यानी यहां भी कंप्लीट 6 मॉलिक्यूल के लिए 6 ATP. तो आप ध्यान दे लें कि टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने से एक मॉलिक्यूल शुगर पैदा होता है और उसमें 12 NADPH+H और 18 ATP खर्च होता है. तो आपने समझ लिया कि पूरी टोटल समरी क्या है कि 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड इन करेगा, 18 ATP इन करेगा, 12 NADPH+H इन करेगा, एक ग्लूकोज आउट होगा. और ये रिएक्शन 3 फेज में है. पहला का नाम है कार्बन फिक्सेशन या कार्बोक्सिलेशन, दूसरे का नाम है रिडक्शन, और तीसरे का नाम है रीजनरेशन. स्टेज वाइज भी लिटरेचर हमने दिया है. देखिए स्टेज फर्स्ट फिक्सेशन, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज रुबिस्को कि गैसियस CO2 and the 5 carbon sugar राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड. अब तो क्लियर हुआ. रिएक्शन इज मेटाबॉलिकली इरिवर्सिबल. रुबिस्को मेक अप अबाउट 50% of the soluble protein in the plant leaf and is one of the most abundant enzyme in the nature. जैसा कि आप जान भी रहे हैं और मैं एक बार फिर याद दिला रहा हूं. अब नीचे देख रहे हैं आप डायग्राम में हमने आपको दिखाया है कि राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में बदल जाता है. यहां इंटरमीडिएट कंपाउंड का भी निर्माण होता है,
जो अनस्टेबल होता है। इसी बात को खोज करने के लिए काफी दिन लोगों को लगा था, लेकिन यह बात सबसे पहले कैल्विन ने खोजा, क्योंकि उन्होंने कार्बन ट्रेसिंग पद्धति का यूज किया था और क्लोरेला नामक एल्गी में यूज किया था। अब दूसरा स्टेप आगे देखें। हाँ, तो दूसरा स्टेप हम लोग देख रहे हैं, क्या है वो? रिडक्शन। बोर्ड पर लिखा हुआ, स्लाइड पर लिखा हुआ आपको दिख रहा है, रिडक्शन। या रिडक्शन में मैं लिखता हूं, हेक्सोज फॉस्फेट आर मेड अप फ्रॉम फॉस्फोग्लाइसरेट। कि हेक्सोज फॉस्फेट का रिडक्शन किससे होता है? ग्लाइसरेट से। याद करें, आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था। वहां ग्लाइकोलिसिस में आपने पढ़ा था कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण होता है, और फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एक मॉलिक्यूल पीजीएल और एक मॉलिक्यूल डीएचएपी बनाता है। ठीक इसी तरह से यहाँ फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड कन्वर्ट होता है और एक मॉलिक्यूल डीएचएपी बनाता है, और एक मॉलिक्यूल डीएचएपी और एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड मिलकर फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनाता है, और फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से पुनः ग्लूकोज बनता है। यही प्रक्रिया है रिडक्शन का, हेक्सोज के उत्पादन का, जो कि हमने डायग्राम में आपको दिखाया है। और उस डायग्राम में आप देख भी रहे हैं कि वहां मैं लिख रहा हूं, द हेक्सोज फॉस्फेट आर इंटरकन्वर्टेबल ऑल्सो। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू साइटोसोल एंड converted to fructose 6-phosphate and glucose 1-phosphate via glycogenesis. This is a term can be used for sucrose or starch synthesis. नीचे आप सामने में एक तरफ आप उस रिएक्शन को भी देख रहे हैं, यहां भी आपको कोई परेशानी नहीं। अब स्टेप थर्ड के बारे में अगर हम आते हैं, तो मैं देखता हूं रीजनरेशन, प्रोडक्शन ऑफ राइबोलोज बाइफॉस्फेट फ्रॉम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate। तो 3PGL के 12 मॉलिक्यूल यहां बने थे ना। अगर 12 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल कहां चले गए? ग्लूकोज को बनाने के लिए। बाकी 10 मॉलिक्यूल क्या करेंगे? वो रीजनरेट होकर के पुनः RUBP का निर्माण करेंगे, ताकि अगली बार साइकिल चले। तो कैसे रीजनरेट होंगे, यह दिखाने के लिए हमने पूरी इक्वेशन आपको दिखाई है, पूरी साइकिल दिखाई है, पूरी इक्वेशन कि कैसे होता है। अब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है, 3-phosphoglyceraldehyde, यह आगे बढ़ करके क्या करता है? स्यूडो हेप्टुलोज 7-phosphate बनाता है, राइबोज 5-phosphate बनाता है, राइब्यूलोज 5-phosphate बनाता है, और अंततः इससे 6 मॉलिक्यूल राइब्यूलोज 5-phosphate बनते हैं, जो 6 ATP की सहायता से 6 मॉलिक्यूल राइब्यूलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में बदल जाते हैं, और इस प्रकार रीजनरेशन का काम पूरा होता है। यह स्टेप वाइज आपने देखा। मैं आपको अगले स्लाइड पर पूरी साइकिल एक बार में दिखा रहा हूं। अब आप केल्विन साइकिल की समरी को देखें। आपके सामने केल्विन साइकिल की समरी दिख रहा है, फटाफट बात जाने। देखिए, फिक्सेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, तीनों बात आप समझ। देखिए, फिक्सेशन के लिए 3 कार्बन डाइऑक्साइड को लिया गया, और 3 कार्बन डाइऑक्साइड 3 राइबोलोज 1 बाइफॉस्फेट से जुड़ रहा है, और इस प्रकार वो 3 फॉस्फोग्लाइसरेट यानी 3-phosphoglyceric एसिड के 3 मॉलिक्यूल बना रहा है, 6 मॉलिक्यूल बना रहा है, नीचे लिखा। तो 6 मॉलिक्यूल के लिए 6 ATP, अगर 12 मॉलिक्यूल बनेगा तो 12 ATP। अब ये ATP कंज्यूम करके ADP में बदलता है, तो 1,3 बाइफॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड ग्लाइसरेट का बना रहा है। अब ये 1,3 बाइफॉस्फेट ग्लाइसरेट NADPH से NADP में कन्वर्ट हो रहा है, और उसका हाइड्रोजन लेकर के किस में, मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड में बदल जा रहा है। ग्लिसरॉल्डिहाइड भी कितना बनेंगे? यहाँ 6 बन रहे हैं, लेकिन जनरली 12 बनेंगे, क्योंकि 6 CO2 लगेगा। अब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और ये ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या कर रहा है? रिडक्शन के बाद
एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड और एक मॉलिक्यूल डीएचएपी फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनाता है, और वो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल करके क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। लेकिन एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का निर्माण करता है, बाकी जो है वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि वो आगे की ओर बढ़ करके क्या बना रहा है। सबसे पहले रीजनरेशन के क्षेत्र में इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और जाइलोज 5 फॉस्फेट। जाइलोज 5 फॉस्फेट सीधे राइबोज 5 फॉस्फेट का निर्माण करता है। इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट डीएचएपी के साथ मिलकर के, जैसा पीछे बताया था, सिडोहेप्टोलोज 1,7 बाइफॉस्फेट का निर्माण करता है। और सिडोहेप्टोलोज 1,7 बाइफॉस्फेट फिर आगे बढ़ करके सिडोहेप्टोलोज 7 फॉस्फेट का निर्माण करता है। सिडोहेप्टोलोज 7 फॉस्फेट से फिर पीजीएल एक मॉलिक्यूल मिल करके और क्या बनाता है, राइबोज 5 फॉस्फेट और जाइलोज 5 फॉस्फेट। और ये जाइलोज 5 फॉस्फेट भी राइबुलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट भी राइबुलोज 5 फॉस्फेट। इस प्रकार 3 मॉलिक्यूल राइबुलोज 5 फॉस्फेट का निर्माण होता है। जब 3 मॉलिक्यूल राइबुलोज 5 फॉस्फेट का निर्माण हुआ तो 3 एटीपी भी खर्च होगा। क्यों? क्योंकि राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट बनना है ना, तो 3 एटीपी। पुरानी बातें फिर यहां पर साबित होगी। ये 3 मॉलिक्यूल पर साइकिल है, इसको डबल करेंगे 6 मॉलिक्यूल पर, तब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का उत्पादन होगा। और उसके लिए आपको 12 और 6 18 एटीपी और 6 गुणे 2 बराबर 12 NADPH प्लस H का खर्च होगा। ये दोनों रिड्यूसिंग पावर कहलाते हैं। ये कहां से आए हैं, तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से आए हैं, और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इसी के लिए होता है। इस प्रकार मैं समझता हूं कि आप भली भांति केल्विन साइकिल या C3 साइकिल को समझा। यहां एक बात नोट करें कि इस तरह का साइकिल जिन पौधों में चलता है उन्हें हम C3 प्लांट्स कहते हैं। लेकिन इस दुनिया में, इस ग्लोब पर हर जगह एटमॉस्फेयर एक तरह की नहीं है, इन्वायरमेंटल कंडीशन एक तरह की नहीं है। अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में इसमें कुछ चेंजेस आते हैं। इसी संदर्भ में हम लोग अगली साइकिल C4 साइकिल इन C4 प्लांट्स देखने के लिए चल रहे हैं। C4 साइकिल के बारे में अब हम लोग कि C4 साइकिल या C4 पाथवे क्या। देख रहे हैं कि ऊपर में हमने टाइटल दिया है C4 पाथवे, और ये C4 पाथवे जहां हमने टाइटल दिया है वहां आपको हमने मेज का प्लांट दिखाया है। यानी यह बात मैं समझाना चाहता हूं कि मेज, सुगर केन इत्यादि पौधों में केल्विन साइकिल नहीं चल करके C4 पाथवे चलता है, इसलिए मेज और सुगर केन इत्यादि पौधों को हम लोग C4 प्लांट्स कहते हैं। अब C4 पाथवे क्या है? अगर C3 पाथवे में आपने जाना था कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन का है, उसी प्रकार यहाँ पर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 4 कार्बन का है, जो आप देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जाने कि मैं स्लाइड पर क्या लिख रहा हूं। मैं लिखता हूं कि इन सम प्लांट्स the first product of the CO2 fixation is not the 3 carbon molecule 3-PGA but the 4 carbon molecule ऑक्जेलोएसीटेट OAA ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। तो आपको पहले समझा दिया। दूसरा पॉइंट लिखता हूं, द C4 photosynthetic carbon cycle is an elaborated addition to the C3 photosynthetic pathway। यानी यह C4 पाथवे कोई अलग से पाथवे नहीं, C3 पाथवे में थोड़ा सा एलाबोरेशन है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, जिसे हम एडॉप्टेशन कहते हैं, और ये ट्रॉपिकल पौधों में ये एडॉप्टेशन देखा गया। अगला कहता है इट इवेलुएट एज एन एडॉप्टेशन टू हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई टेम्परेचर, सप्रेस फोटो रेस्पिरेशन, इंक्रीज कार्बन गेन। अब यहाँ एक बिंदु आ गई, सप्रेस फोटो रेस्पिरेशन। कि व्हाट डू यू मीन फोटो रेस्पिरेशन? तो my dear people, keep in your mind, myself also discuss about the photo respiration. This photo respiration only occur in the C3 plants, and that is the activity of the Rubisco enzyme as a oxygenase in further। यहाँ की बात देखें, कहता है कि C4
पाथवे जिन पौधों में चलता है वे क्या कहलाते हैं? आगे लिख लो, कॉल्ड C4 प्लांट because the first initial photosynthesis product is the 4-carbon compound. C4 photosynthesis occur in the more advanced plant taxa and is especially common among the monocarp such as grass and sage. C4 photosynthesis represents a biochemical and the morphological modification of the C3 photosynthesis reduce rubisko-oxygenase activity, thereby increase photosynthetic rate in the low CO2 concentration and the high light intensity. यहाँ पर एक बात आप लोग जाने जो कि बहुत उपयोगी है, जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। वास्तव में C3 साइकिल C3 प्लांट्स के मेजोफिल सेल पैलिसेड पेरेन्काइमा के क्लोरोप्लास्ट में होता है, लेकिन यहाँ C4 प्लांट में नया एडॉप्टेशन है कि यहाँ बंडल स्थित सेल में केल्विन साइकिल या ग्लूकोज का उत्पादन होता है, जबकि C4 साइकिल जो एक्सटेंशन है C3 का वो मेजोफिल में चलता है। नीचे में छोटा सा फिगर हमने दिया है, देखिए उसमें मेजोफिल सेल में CO2 आता है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के द्वारा वो एक्सेप्ट किया जाता है और फॉस्फोइनॉल कार्बोक्सिलेज एंजाइम के उपस्थिति में वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में बदलता है। यह ऑक्जेलो एसिटिक एसिड पुनः इंटर करता है बंडल स्थित सेल में, जहां वो फिर 3 कार्बन का कंपाउंड पायरुविक एसिड में बदलकर पुनः ट्रांसपोर्ट हो जाता है मेजोफिल सेल में और वहां जाके फिर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना देता है। अब इस प्रकार जब 4 कार्बन का कंपाउंड 3 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट करता है तो यहाँ एक मॉलिक्यूल CO2 निकलता है, इंट्रासेलुलर CO2। अब यह इंट्रासेलुलर CO2 बंडल शीथ में रुबिस्को नामक एंजाइम के उपस्थिति में RUBP के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है और 3 कार्बन का कंपाउंड फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड का निर्माण करता है और फिर पुनः सुक्रोज का उत्पादन करता है, जो सुक्रोज यहाँ बंडल शीथ सेल से ट्रांसपोर्ट होकर के कहाँ चला जा रहा है? तो देखिए फ्लोएम में चला जा रहा है, वेन में चला जा रहा है, फ्लोएम के सेल में चला जा रहा है। इस तरह आपने एक छोटी सी परिचर्चा C4 पाथवे के बारे में जानी। अब चलें आपको मैं डिटेल पाथवे को अगले स्लाइड पर दिखा रहा हूं। हाँ, तो अब आप लोग C4 पाथवे को देख लिए कि C4 पाथवे कैसे चलता है। देखिए, अब सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि C4 पाथवे खास तरह के पौधों में चलता है और जिन पौधों में चलता है उसकी एनाटॉमिकल लीफ की एनाटॉमिकल डिजाइन जो होती है वो C3 पौधों से कुछ अलग होता है, कुछ भिन्न होता है। इसलिए हमने लीफ की एनाटॉमी पर फोकस किया है। वहां आप देख रहे हैं कि अपर एपिडर्मिस, जस्ट उसके नीचे पैलिसेड मेजोफिल सेल या पैलिसेड पेरेन्काइमा और उसके जस्ट नीचे भेन और पैलिसेड मेजोफिल के बीच में देखिए बंडल शीथ सेल। ऊपर भी बंडल शीथ, वेन से ऊपर भी लगा है और वेन से नीचे भी बंडल शीथ लगा है। ये वेन कहने का मतलब वेस्कुलर टिश्यू और फिर उसके नीचे स्पॉन्जी मेजोफिल, फिर लो एपिडर्मिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए स्टोमा से, स्टोमाटा से अंदर की ओर जाएगा, मेजोफिल होते हुए वो कहां पहुंच जाएगा? पैलिसेड मेजोफिल सेल में। अब मेजोफिल सेल में दूसरे फिगर में देखिए उसके नीचे कि अगर मेजोफिल सेल में CO2 पहुंच रहा है तो क्या हो रहा है? अब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट यहां पर CO2 का एक्सेप्टर है, इसलिए यह एंजाइम क्या है? पेप कार्बोक्सिलेज, यानी C4 पौधों में डबल कार्बोक्सिलेशन एंजाइम है। पहला प्राइमरी कौन है? तो पेप कार्बोक्सिलेज और सेकेंडरी है रुबिस्को। रुबिस्को कहाँ है? तो देखिए बंडल शीथ सेल में। पूरी तरह ध्यान से देखिए, कितना सुंदर सा मैंने पिक्चर लाया यहाँ। अब कहता है कि पीपी जब CO2 को के साथ जाता है तो C4 कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। अब यह ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट होकर के कहां चला जा रहा है? बंडल शीथ सेल में। एक्चुअली C4 कंपाउंड जब बंडल शीथ में ट्रांसपोर्ट होता है तो बंडल शीथ में जाकर के फिर डीकार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वो एक C3 कंपाउंड में बदल जाता है। वो क्या है? पायरुविक एसिड। अब यह पायरुविक एसिड पुनः बंडल शीथ सेल से ट्रांसपोर्ट होकर के चला जा रहा है कहां? मेजोफिल सेल में
और मेसोफिल सेल में जाकर के फिर फॉस्फोराइलेटेड होकर के फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का निर्माण करता है। और केल्विन साइकिल या C3 साइकिल कहाँ चल रहा है? बंडल शीथ में। और इस तरह शुगर बन के कहाँ चला जा रहा है? वैस्कुलर टिश्यू में। खैर, अब C4 पाथवे जो आपने देखा, तो यहाँ देखिए दूसरी तरफ बड़ा सा फिगर हमने दिखाया है, और मैं यहाँ क्या दिखाना चाह रहा हूं। कहता है कि जब CO2 इंटर करता है तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो 3 कार्बन का कंपाउंड है और 1 कार्बन का कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मिलकर के 4 कार्बन का कंपाउंड ऑक्जेलो एसिड या ऑक्जेलो एसीटेट बनाता है। ये ऑक्जेलो एसीटेट क्या करता है? मैलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, मैलेट बनाता है। ये मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ? बंडल शीथ में। क्योंकि कई बार ये सवाल पूछा गया है। अब ये मैलिक एसिड जो 4 कार्बन का कंपाउंड है, वो ट्रांसपोर्ट हो गया जब बंडल शीथ में, तो बंडल शीथ में क्या हो रहा है? वो पायरुविक एसिड में बदल रहा है। देखिए 3 कार्बन के कंपाउंड में, इसलिए वहां से इंट्रामोलिकुलर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। और इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन उतना यहां हो जाता है जिस पर रूबिस्को आसानी से केल्विन साइकिल चलाए। इसका मतलब है कि यह उन पौधों में ही यह साइकिल चलता है जो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के लो कंसंट्रेशन होने पर भी फोटोसिंथेसिस सक्सेसफुल वे में करते रहते हैं। लेकिन C3 प्लांट वे हैं जिनमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम हो जाए तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? रूबिस्को कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया छोड़कर ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर देता है, जिसे हम फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं। तो यहाँ ये भी एक क्लियर हुआ कि C4 पौधों में फोटो रिस्पायरेशन का चांस निग्लिजिबल है, नहीं होता है। और इस प्रकार आपने C4 साइकिल को देखा। यहाँ पर हम फोकस C4 साइकिल पर कम इसलिए कर रहे हैं कि आपके टेक्स्ट में कम ही बातें जाननी है, और मुझे ये भी ध्यान रखना है कि यह नीट के लिए ही हमने वीडियो बनाई है। अगर इस पर और सारी बातें, बहुत सारी बातें हैं जो कि आपके टेक्स्ट के लिए नहीं है, अगर आपकी आवश्यकता होगी तो पुनः इस पर हम लोग ध्यान देंगे। अब क्वेश्चन कहां से आता है और क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है C3 और C4 का, इस बात पर चर्चा करें। कहता है कि यह तो एक आपने देखा कि मेजोफाइट पौधों में C3 साइकिल, ट्रॉपिकल प्लांट्स में C4, लेकिन डेजर्ट में एक और साइकिल चलता है एक्सट्रीम कंडीशन, उसे हम लोग कहते हैं काम क्रेस्टुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। और वो कैक्टस में चलता है, एलोवेरा में चलता है, और सारे जीरोफाइटिक्स प्लांट्स में चलते हैं। एक्चुअली वो C4 का ही मॉडिफिकेशन है। C3 का मॉडिफिकेशन C4 है और C4 का मॉडिफिकेशन काम है। तो काम वैसे आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन फिर भी फोटोसिंथेसिस की पूरी जानकारी रखने के लिए थोड़ा बहुत बात हम काम सब पर करेंगे। और अब आपको मैं डिफरेंस बताऊंगा कि C3 और C4 प्लांट्स में वाकई डिफरेंस क्या है, C4 और काम में वाकई डिफरेंस क्या है, और काम प्लांट्स क्या है। इसके लिए अगले स्लाइड को देखिए। हाँ, तो अब सबसे पहले आप लोग ये देखें कि एडवांटेज ऑफ C4 कि आखिर क्या कारण है कि C4 पौधों का इवोल्यूशन हुआ, ग्लोबल वार्मिंग में ये किस तरह से सुटेबल है। तो कहता है कि फोटोसिंथेसिस एफिशिएंट देन C4 प्लांट। कौन सा फोटोसिंथेसिस? C4 फोटोसिंथेसिस अंडर हाई लाइट इंटेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर because CO2 concentration is high, not allowing to the grab oxygen and undergo photorespiration। कि लाइट की इंटेंसिटी जब ज्यादा होगी, हाई टेम्परेचर होगा, तो C3 नहीं C4 पौधे ज्यादा उपयोगी हैं, उपयुक्त हैं। तो आज ग्लोबल वार्मिंग के परिदृश्य में C4 प्लांट हाईली एडॉप्टेड है, इनकी यील्डिंग भी ज्यादा है। देख लें शुगर केन को या मेज को। दूसरा पॉइंट, हैज बेटर वाटर यूज इफिशियंसी बिकॉज phosphoenol pyruvate carboxylase bring in CO2 faster and so does not need to keep stomata open as much for the same amount of CO2 gain for photosynthesis। यह बात मैं यहां नटसेल में लिख रहा हूं। इस बात को समझने में अगर दिक्कत हो
तो आप सीधा एनसीईआरटी में जाएंगे और फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपायरेशन नामक टॉपिक दिया हुआ है, उसे आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में, वहां यह बात स्पष्ट लिखा हुआ है। खैर, तो एडवांटेज क्या है C4 का, यह आपने समझा। C4 साइकिल चलता कैसे है ये समझा। अब अगली बारी है कि C4 पाथवे C3 पाथवे से डिफर कैसे है, जिसके लिए हमने केवल 6 पॉइंट लिया है। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, एक पूरा चार्ट बनाया हुआ है, उसके बारे में आपको क्वेश्चन करना है। आज ही आप उस क्वेश्चन को करेंगे। हाँ, तो यहाँ पहला पॉइंट मैं C3 पाथवे का कि फोटोसिंथेसिस ऑकर इन मेसोफिल सेल आपके लिए सामान्य बात है, जबकि C4 के लिए मेसोफिल और बंडल शीथ बोथ। दूसरा पॉइंट है CO2 मॉलिक्यूल एक्सेप्टर RUBP, जबकि C4 में क्या है, CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इज द फॉस्फोइनोल पाइरुवेट प्राइमरी। यहाँ क्या है, फर्स्ट C3 पाथवे में है कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन कंपाउंड PG है, वहां पर 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। चौथा पॉइंट है कि फोटो रिस्पायरेशन रेट इज हाई एंड रिड्यूस द CO2 फिक्सेशन रेट। कब, जब 50 ppm से CO2 का कंसंट्रेशन कम हो जाए तब। लेकिन C4 प्लांट में ऐसी कोई बात नहीं है। एटलीस्ट 10 ppm CO2 कंसंट्रेशन पर और ऑप्टिमम टेम्परेचर 30 to 40 डिग्री C पर भी ये काम करता है, जबकि C3 पाथवे 20 to 25 डिग्री C पर ही काम करता है, या किसी किसी किताबों में 20 to 30 डिग्री C पर तक काम करता है। यह बात आपके एनसीईआरटी में भी स्पष्ट किया गया है। एग्जाम्पल, तो C3 प्लांट के बहुत सारे एग्जाम्पल है, राइस है, व्हीट है, पोटैटो है, सो मेनी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप वैसे तो C4 का प्लांट्स का आप एग्जाम्पल जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लें यहाँ, मेज, सुगर कोइन, ट्राइवलस एंड अमेरेंथस, ये सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। अब मुझे इंतजार है इसका कि आप कितनी बेहतर ढंग से अपने टॉपिक को पढ़ते हैं, C3 और C4 बात। आज ही पढ़ें, और पढ़ने के बाद कम से कम 2 बार वीडियो देखें और ध्यान से देखें। मेरा कोशिश है कि आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब। चलिए चलते चलते एक छोटी बात जाने, काम वर्सेस C4 फोटोसिंथेसिस, दोनों में सिमिलरिटी, क्योंकि हमने कहा था कि C4 फोटोसिंथेसिस का ही यह एडाप्टेशन है, उसी का मॉडिफाइड वर्जन है। तो सिमिलरिटी क्या होगा, बोथ आर रिस्पॉन्स टू एरिड कंडीशन, बोथ यूज वाटर मोर इफिशिएंटली देन C3 प्लांट्स, क्योंकि वाटर स्ट्रेस कंडीशन में दोनों पौधे रहते हैं। Both minimize the amount of photorespiration by the proving carbon dioxide directly to riboscope. देख रहे हैं सिमिलरिटी, एक ट्रॉपिकल रीजन में है और दूसरा डेजर्ट में है, दोनों को वाटर स्ट्रेस से गुजरना है, दोनों के पास हाई लाइट इंटेंसिटी है, CO2 कंसंट्रेशन कम होगा। डिफरेंस, calm plants provide CO2 temporarily, where C4 plant provides CO2 especially take it from the outer cell to provide to it the inner due to the Kranz anatomy. आप Kranz anatomy समझ चुके हैं। C4 plant require a special anatomy that is called Kranz anatomy. C4 plant has stomata open during the day, while the calm plant have stomata open at night. Succulent plants होते हैं, इसमें नाइट में स्टोमाटा खुलता है, इसलिए 2 तरह के यहां पर वर्क होंगे। काम पाथवे में 2, कुछ काम नाइट में होते हैं, मीडिया एसिडिफिकेशन और हेक्सोज का बनना डे में होता है, यानी CO2 का एक्सेप्शन नाइट में होगा और ग्लूकोज डे में बनेगा। चलते चलते देखिए एक झलक काम पाथवे में। अब आप काम पाथवे को देखिए कि काम फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। देख रहे हैं कि हमने स्लाइड पर थोड़ी सी लिटरेचर दिया है कि काम प्लांट ऑफन है thick modified leaf with a low SA to V ratio, thick cuticle and stomata sunken into pit। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जीरोफाइटिक एडाप्टेशन है
कि शंकन स्टोमाटा होगा और क्यूटिकल थिक होगा। सम स्टोर वाटर इन वैक्यूल इन सैकुलेंट प्लांट, इनके प्लांट्स के सेल के जो वैक्यूल होंगे उसमें वाटर स्टोर रहेंगे। Calm plant can able to recognize as plant whose leaf have an increasing sour taste during the night. It becomes sweet fasting during the day. This is due to the malic acid stored in the vacuole of the plant cell during the night and the use up during the day for the formation of sugar. That's why we let pineapple ripen before eating. आप इस तरह जाने कि पाइनएप्पल इज द एग्जाम्पल ऑफ द काम। पाइनएप्पल के साथ साथ बहुत सारे कैक्टस के पौधे हैं, एलोवेरा भी आप जानते हैं जिसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। अब काम प्लांट्स के बारे में दूसरी बात कहता है कि क्या है काम प्लांट्स, ये तो मैंने एक थोड़ी सी इंट्रोड्यूस किया, लेकिन आपके जानने के लिए जो बात है वो महज 5 बातें हैं। स्लाइड पर दिख रही है। पहला है ओपन देयर स्टोमाटा एट नाइट ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, कन्वर्ट द CO2 into a acid that is stored during the day. The acid is broken down back into CO2 and used during photosynthesis. फर्स्ट क्लास बात है कि इनके स्टोमाटा रात में खुलते हैं, ये इनका एडाप्टेशन है, और जब रात में खुलते हैं इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड रात में इनटेक होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड रात में क्या करेगा? एसिड बनाएगा। एसिड बना करके रात भर वैक्यूल में जमा रहेगा। कौन सा एसिड? मैलिक एसिड। इसीलिए पौधे खट्टे लगेंगे रात में, लेकिन जैसे ही सुबह होगा तो क्या होगा? मैलिक एसिड तुरंत कन्वर्ट कर जाएगा, और मैलिक एसिड कन्वर्ट करेगा फिर CO2 निकाल जाएगा, पौधे फिर मीठे हो जाएंगे। अब यह CO2 पुनः केल्विन साइकिल चलाएगा। अगला पॉइंट कहता है एडॉप्टिव वैल्यू स्टोमाटा आर नॉट ओपन ड्यूरिंग द डे एंड देयरफॉर रिड्यूस वाटर लॉस। तो दिन में स्टोमाटा नहीं खुलेगा तो वाटर लॉस नहीं होगा, इसलिए ये जीरिक कंडीशन में आसानी से रहेंगे। सक्सेसफुल एडॉप्टेशन है। काम प्लांट्स इंक्लूड सैकुलेंट, सम ऑर्किड्स एंड सम ब्रोमेलिड्स। 37-38 फैमिली है जिसको हम लोग क्रेस्योलेशियन एसिड फैमिली या क्रेस्योलेशी फैमिली के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन फ्यू एग्जाम्पल मैंने यहाँ साइट किया है क्योंकि समय का भी कमी है और आउट ऑफ सिलेबस भी जा रहे हैं और बताना भी चाहता। अब देखिए नीचे डायग्राम कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे नाइट में वहां देख रहे हैं कि स्टोमेटा ओपन है, इसलिए मैंने फिगर में नाइट फेज दिखाया है, और CO2 आ रहा है अंदर। CO2 जैसे ही अंदर आया तो H2CO3 बनाया। H2CO3 क्या किया? तुरंत कन्वर्ट कर गया किसमें? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ये तो कन्वर्ट नहीं किया। अब ये HCO3 क्या करेगा? तुरंत बदल जाएगा किसमें? C3 एसिड यानी C4 एसिड यानी मैलिक एसिड। अब ये मैलिक एसिड स्टोर हो रहा है वैक्यूल में। अब देखिए सुबह डे में क्या होता है, फिर मैलिक एसिड वहां से आगे बढ़ा, अब वो बना लिया क्या? पायरविक एसिड, और CO2 रिलीज कर दिया। अब यह पायरविक एसिड से CO2 जब रिलीज हो गया, अब ये पायरविक एसिड पुनः बदल जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पुनः HCO3 को लेकर के C4 एसिड बनाएगा। तो पूरी बातें अगर समझ में आई हो या नहीं, तो आपके लिए 2 लाइन की बात केवल याद रखिए, इससे ज्यादा नहीं, कि HCO3 को कौन एक्सेप्ट कर रहा है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। रात में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एक्सेप्ट करके क्या बना दे रहा है? C4 एसिड। C4 एसिड क्या हो रहा है? वैक्यूल में जमा हो रहा है। वैक्यूल से सुबह में दिन में क्या हो रहा है? C4 एसिड से पुनः C3 एसिड का निर्माण होता है। यह C3 एसिड फिर रीजनरेट करता है PEP को, और CO2 केल्विन साइकिल चला करके और स्टार्च बनाता है, शुगर बनाता है। यही नटसेल की बातें थी। अब तीनों को मैं अंतिम स्लाइड पर कंपेयर कर दे रहा हूं। आप 1 मिनट देखें, वीडियो लंबी है लेकिन विश्वास करें बातें बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसलिए हमें इस तरह की वीडियो देना पड़ा। हाँ, तो अब आप लोग देखें, स्क्रीन पर दिख रहा है एक कंपैरिजन C3 प्लांट, C4 प्लांट और कम प्लांट। तीनों में आप देखें, तीनों में कार्बन डाइऑक्साइड इंटर कर रहा है। C3 प्लांट में देखें, मेसोफिल सेल में सारा काम हो रहा है, सुक्रोज बन रहा है यानी ग्लूकोज बन रहा है। लेकिन जस्ट बगल में देखें तो CO2 कहाँ इंटर हो रहा है? मेसोफिल सेल में इंटर हो रहा है, लेकिन सुक्रोज नहीं बना रहा है, ग्लूकोज नहीं बना रहा है, वहां पर मैलिक एसिड कर, और यहाँ कार्बोक्सिलेशन एंजाइम फॉस्फोइनोल कार्बोक्सिलेज लग रहा है। और जब मैलिक एसिड से CO2 लिबरेट होता है बंडल शीथ सेल में, पुनः केल्विन साइकिल चलता है और फिर सुक्रोज बनता है। कम पाथवे में देखें, CO2 आता है, CO2 भी पहले नाइट में आता है, मेसोफिल सेल में ही है, लेकिन वहां आकर के वो मैलिक एसिड का निर्माण करता है। फिर फॉस्फोइनोल कार्बोक्सिलेज यहां लगता है, नाइट में मैलिक एसिड बनकर ये स्टोर होता है वैक्यूल, पुनः सुबह होने पर मैलिक एसिड पायरिक एसिड बदल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, सुबह होने यानी डे में। और जब कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होता है तो पुनः रूबिस्को की उपस्थिति में केल्विन साइकिल ऑपरेट होता है और फिर सुक्रोज बनता है। यानी दुनिया का कोई भी प्लांट्स हो, उसको केल्विन साइकिल ऑपरेट कराना है, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन है। तो जिसमें केवल केल्विन साइकिल चलता है वो C3 प्लांट, जिसमें केल्विन साइकिल के अलावा H एंड स्लैक साइकिल या C4 साइकिल चलता है, उसका नाम C4 प्लांट्स। और ये पूरी C4 की कंडीशन अगर किसी पौधे में हो और रात में मैलिक एसिड बने और दिन में सुक्रोज बने तो वो काम प्लांट्स। इस तरह से यह आपने पूरी फोटोसिंथेसिस की बात जानी, मैकेनिज्म की, लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट। अब मैं मिसलेनियस पॉइंट फोटोसिंथेसिस का लेकर के अगले वीडियो में आऊंगा, जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ब्लैकमैन्स रूल इत्यादि। आप किसी को भी अगर हमारे वीडियो देखने के बाद कोई तरह की प्रॉब्लम होती है तो भाई कम से कम 2 बार एनसीईआरटी पढ़ें, क्योंकि यह स्ट्रिक्टली बेस्ड है एनसीईआरटी पर। तथा अगर आपको कोई भी तरह का इसमें प्रश्न हो, उसके लिए मैंने आपको पहले भी बोला है, आज भी मैं बोलता हूं, ज्यादा से ज्यादा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, पर्सनल नंबर पर अपने प्रश्नों को दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, ये क्लास नहीं है और ना क्लासरूम है, यह वीडियो लेक्चर है। यहाँ पर हमको समय लेकर के बड़ी लिमिटेशन होती है और इस लिमिटेशन की वजह से हमने ये वीडियो बना करके आपके सामने रखा है, और यह वीडियो फिर भी बहुत लंबी हो रही है। इसलिए फीडबैक जरूर देंगे, मेरा मनोबल आगे बढ़ाने के लिए मेरे त्रुटियों को दिखाएंगे, ताकि अगली वीडियो और भी बेहतर बन सके और आपके काम आए।